एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको रीड की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपके सीडीपी में जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट है, उसको कंप्लीट करवा दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकती हैं। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूनिट थर्ड का सेकंड टॉपिक। यूनिट थर्ड का मैंने फर्स्ट टॉपिक आपको इससे पिछली वीडियो में करवा दिया है, आपको स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा। अगर अभी तक आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यूनिट थर्ड की जो फर्स्ट टॉपिक है वो विविध अधिगमकर्ताओं की समझ है। आज का जो टॉपिक है वो दूसरा है। इसके बाद मैं इसका तीसरा टॉपिक भी लेकर आऊंगी, जिससे आपकी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाए। और आज का जो मैंने आपका टॉपिक उठाया है वो है आपका थर्ड यूनिट का समायोजन एंड कुसमायोजन। इन दोनों टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। समायोजन होता क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। समायोजन का मतलब समझिए शॉर्ट वे में कि किसी भी परिस्थिति में जब हम खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड समायोजन। समायोजन जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस आयोजन। सम का अर्थ होता है आपका अच्छी तरह से या भली भांति। आयोजन का मतलब होता है व्यवस्था करना। मीन्स क्या हो जाएगा समायोजन का, समय परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार अपने आप को व्यवस्थित करना। यानी कोई सी भी सिचुएशन हो, कोई सी भी परिस्थिति हो, कोई सा भी टाइम हो, हम जब खुद को कहीं पर भी किसी भी रूप में एडजस्ट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड समायोजन। क्लियर हो गया। इसकी एक और डेफिनेशन हम देख लेते हैं। परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना ही क्या होता है, समायोजन होता है। कहीं पर भी आप खुद को एडजस्ट कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड समायोजन। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं इसकी कुछ परिभाषाएं। पहली परिभाषा जो आपकी दी है वो दी है आपके शेफर ने। शेफर ने क्या कहा है कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं व परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाए रखता है। जब इन दोनों के बीच में व्यक्ति जो होता है संतुलन बना लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समायोजन। ये किसने कहा है, शेफर ने कहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्किनर। स्किनर ने क्या डेफिनेशन दी है कि समायोजन जो होता है वो एक अधिगम प्रक्रिया है। अगर हम सीखने के साथ खुद को एडजस्ट कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड समायोजन। किसने कहा है, ये स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी जो कि आपके दी है गेट्स व अन्य ने। इन्होंने कहा है कि समायोजन यानी कि जो एडजस्टमेंट है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति वातावरण से समायोजन स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। फॉर एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और उसे पढ़ने के लिए शहर में जाना पड़ रहा है, तो उसे अपनी आदतों में, अपने व्यवहार में थोड़ा बहुत चेंज लाना होगा, तो तभी तो वो जाकर शहर में जाके एडजस्ट कर पाएगा खुद को। तो यही चीज है कि खुद को एडजस्ट कर पाना समय परिस्थिति वातावरण के अनुसार, तो वही हमारा क्या होता है, समायोजन होता है। और ये डेफिनेशन आपकी किसने दी है, गेट्स व अन्य ने दी है। नेक्स्ट देखिए। अब बात कर लेते हैं हम समायोजन व्यक्ति की विशेषताएं क्या क्या होती है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि अब आप खुद देखिए कि एडजस्टमेंट की विशेषताएं क्या होगी। वो व्यक्ति कैसा होगा, वो बच्चा कैसा होगा जो खुद को कहीं भी एडजस्ट कर पा रहा है, वो बच्चा कैसा होगा। मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, उसकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो अच्छी होगी। तो वही चीज इसके अंदर बताई गई है, वो देखते हैं। पहला है आपका मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। कहीं भी अगर वो एडजस्ट कर पा रहा है तो इसका मतलब वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। नेक्स्ट है सकारात्मक सोच वाला होगा। थर्ड इज अध्ययन में रुचि लेगा। अगर उसे कुछ भी पढ़ाया जा रहा है या कहीं पर भी कुछ चीजें बताई जा रही है, वो खुद को वहां पर एडजस्ट करेगा और वहां जो भी चीज उसे सिखाई जाएगी उसमें वो इंटरेस्ट लेगा। फोर्थ है आपका एक लक्ष्य पर टिके रहना। जैसे कि मान लीजिए कोई पढ़ाई करने के लिए कहीं गया है, तो वहां पर वो एडजस्ट करेगा और चीजों को सीखेगा, तभी तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। तो यही चीज है हमारी एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है आकांक्षा का उच्च स्तर होता है उसका। आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है वो। स्वयं और वातावरण के मध्य संतुलन बना लेता है। सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिससे वातावरण और व्यक्ति दोनों प्रभावित होते हैं। कौन कौन होते हैं, वातावरण भी प्रभावित होता है, व्यक्ति भी। व्यक्ति किससे प्रभावित होता है, वातावरण से। समायोजन कैसी एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है।
पहला आता है समायोजन एंड सेकंड आता है कुसमायोजन। जो मैं बोलती हूँ उसे भी आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा ताकि आप लास्ट टाइम इसको रिवीजन कर सके। अब देख लेते हैं समायोजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इन्हें देखते हैं। फर्स्ट जो है आपका वो है रचनात्मक सृजनात्मक समायोजन यानी क्रिएटिव चीजों में जो भी एडजस्ट कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं रचनात्मक सृजनात्मक। नेक्स्ट है आपका स्थानापन्न यानी कि प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एडजस्ट करना, वो भी आ जाएगा। सुरक्षा युक्ति समायोजन। सुरक्षा युक्ति का मतलब हो जाता है जैसे कहीं पर भी आप दबाव महसूस कर रहे हैं, तनाव महसूस कर रहे हैं और वहां पर खुद को एडजस्ट कर पाना है, तो ये चीजें आ जाती है हमारी सुरक्षा युक्ति में। सुरक्षा युक्ति मैं आपको आगे डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगी और इन तीनों को अभी फिलहाल हम डिटेल में देखते हैं ये है क्या। देखिए अब समायोजन के प्रकार को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला मैंने आपको क्या बताया था, रचनात्मक सृजनात्मक समायोजन। ये होता क्या है ये देख लेते हैं। जब व्यक्ति किसी सफलता को प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव करता है तब वह कुछ रचनात्मक कार्य करके समायोजन करने का प्रयास करता है। कोई भी हो सकता है, जब उसे सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होती है तो वो क्या करने की कोशिश करता है, रचनात्मक कार्य करके कुछ भी क्रिएटिव करके समायोजन यानी कि एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो ये था आपका फर्स्ट। सेकंड देखते हैं। सेकंड है आपका स्थानापन्न समायोजन। व्यक्ति जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है यदि वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है, वहां से हटकर अपना लक्ष्य परिवर्तित कर लेता है और उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। मान लीजिए आपका केवीएस का एग्जाम क्लियर नहीं होता है, एक और अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है, मान लीजिए DSSS भी देखने को मिल जाता है। अब आप क्या सोचेंगे, अगर आपने ये वाला लक्ष्य प्राप्त नहीं किया तो आप इस पर शिफ्ट होंगे। तो यही चीज है, अगर व्यक्ति एक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है तो व्यक्ति अपना लक्ष्य क्या करता है, परिवर्तित कर लेता है और इसे प्रयास करने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो यही हमारा होता है स्थानापन्न समायोजन। तीसरा है आपका सुरक्षा युक्ति समायोजन। इसकी जो डिटेल्स है वो आगे बहुत अच्छे से बताऊंगी, इसीलिए अभी आप ये देखिए। इसके अंतर्गत प्राणी सुरक्षा युक्तियों का प्रयोग करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है। जो आपकी सुरक्षा युक्तियां होती हैं वो दस की कुंठा हो गया, द्वंद्व हो गया, तनाव हो गया, तो ये सारी चीजें जो है मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तब तक आप यही समझिए कि प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। मैंने तीनों को डिटेल में पढ़ा दिया आपको। अब देख लेते हैं इसके बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो चलिए वो देखते हैं आप। तो नेक्स्ट है आपका समायोजन के बाधक तत्व, इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका तनाव यानी कि टेंशन। किसी भी चीज की हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी चीज को आप माइंड में रखकर टेंशन ले सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है एडजस्टमेंट का। नेक्स्ट है दुश्चिंता। थर्ड इज दबाव, प्रेशर करना। फोर्थ इज कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन। फिफ्थ इज द्वंद्व या संघर्ष यानी कि लक्ष्य तक पहुंचने में कुछ भी चीजों को एडजस्ट करना, वही हमारा क्या होता है, बाधक तत्व होते हैं। इनको डिटेल में पढ़ते हैं तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले है आपका तनाव। जब व्यक्ति समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता, वह असफल हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, तनाव का शिकार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए रीट का एग्जाम दे रहे हैं, आपने 1 2 3 बार आपने अटेम्प्ट दे दिया लेकिन आपका क्लियर नहीं हुआ, तो यही चीज क्या बन रही है, आपके तनाव का कारण बन रही है। तो यही इसका सही एग्जाम्पल हो जाएगा। मैंने आपके एग्जाम से ही रिलेटेड करके बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपको दुश्चिंता यानी कि एंजाइटी। ये क्या होता है, मनोविज्ञान में दुश्चिंता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया है, सिगमंड फ्राइड ने किया है। जब अचेतन मन में दमित इच्छा वापस चेतन मन में आने का प्रयास करती है, अर्थात अहम के संपर्क में आने का प्रयास करती है, तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। जब भी आपको एंजाइटी होती है तो चीजें क्या होती हैं, उलट की पुलट हो जाती हैं, अचेतन से चेतन मन में चली जाती है। तो ये सारी चीजें किसका कारण होती है, दुश्चिंता का कारण होती है। अब आगे देखिए। थर्ड है आपका दबाव यानी कि प्रेशर कोई कर रहा होगा आपको। दबाव प्रतियोगिता के कारण होता है। आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यही दूंगी, जैसे कि रीट का पास
पास करने के लिए आपके ऊपर प्रेशर है, या कोई भी आपको प्रेशर दे रहा हो, नहीं तुझे ये एग्जाम क्लियर करना ही है, करना ही है, तो ये चीज क्या हो रही है? अगर कोई पीछे से दबाव डाल रहा है आपके ऊपर, प्रेशराइज कर रहा है आपको, नहीं ये चीज तुझे करनी है, और आप उसे किस चीज के लिए कर रहे हैं? अपने आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए उस चीज को निकालना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड दबाव, यानी कि प्रेशर करना। नेक्स्ट है आपका कुंठा। कुंठा क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाना कुंठा कहलाती है। मान लीजिए आपको एग्जाम, जैसे कि वही चीज मैं आपको एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए आप रीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका सेंटर कहीं दूर लग गया, आपको ट्रेन के टिकट भी नहीं नसीब हुए, तो ये चीज क्या हो रही है कि आपका वो जो एग्जाम देने जाना था उस चीज में ट्रेन का टिकट क्या हो रहा है? एक बाधा क्रिएट कर रहा है। तो एक तरह से आपने क्या सोचा, मुझे ये एग्जाम देना ही नहीं है। मतलब कोई कोई चीजें बंदा सोच लेता है, फ्रस्ट्रेशन में ये चीज बोल देता है कि नहीं मुझे ये चीज नहीं करनी है, तो ये क्या होता है? आपका कुंठा होता है। आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका द्वंद। द्वंद क्या होता है? द्वंद को हम संघर्ष भी कहते हैं। ये क्या होता है? जब एक ही समय में दो शक्तियां जागृत होती है, तब व्यक्ति के अंदर क्या हो जाता है? द्वंद उत्पन्न हो जाता है। और ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया कि जब दो शक्तियां जागृत होती है तो वो कौन सा एलिमेंट का बाधक तत्व है? तो उसका नाम है द्वंद। तो इसीलिए आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज को समझना है। आई होप मैंने ये आपके सारे क्लियर कर दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको कुंठा समझाया था, कुंठा के प्रकार भी आ जाते हैं और इसे भग्नाशा भी कहते हैं, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। देखिए ये अलग से मैंने पॉइंट उठाया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। कुंठा मैंने क्या बताया था? फ्रस्ट्रेशन। अगर आपको एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीज का आपको क्या हो रहा है? फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आप मना कर रहे हो उस चीज को। जैसे टिकट वाला मैंने भी एग्जाम्पल दिया था। अब इसके प्रकार कितने होते हैं? तो इसके प्रकार होते हैं दो। फर्स्ट इज आंतरिक, सेकेंड इज बाह्य। आंतरिक का मतलब वही है अगर बंदा जो है वो स्वयं से अपने आप से बातें करके या अपने ही आप में ही फ्रस्ट्रेशन ले रहा है तो वो उसमें हो जाएगा आंतरिक। और बाह्य का मतलब होता है अगर उसे बाह्य कारक कर रहे हो, जैसे कि कोई भी हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है या कोई भी चीज हो सकती है जो आपके अंदर क्या कर रही हो? फ्रस्ट्रेशन को इंक्लूड कर रही हो। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए फर्स्ट कारण है आपका शारीरिक दोष। मान लीजिए आपकी बॉडी का कोई भी, जैसे मान लीजिए आपका कोई कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, तो वो चीज भी क्या कर रही है? आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही है कि मेरा इस टाइम पे ये चीज क्यों हुआ। नेक्स्ट है आपका निर्धनता, गरीबी भी हो सकती है, असंगत आवश्यकताएं हो सकती है, नैतिक आदर्श हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत से कारण हो सकते हैं। तो इसीलिए फ्रस्ट्रेशन के तो देखिए बहुत से कारक है। लड़ाई झगड़ा कहीं पर हो गया, जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, बीच में आपकी कहीं लड़ाई होगी, तो ये सारे क्या है? फ्रस्ट्रेशन के कारण है। प्रकार मैंने बता दिए दो होते हैं, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ये कुंठा के प्रकार थे जो मैंने अभी आपको ये बताया था। कुंठा या भग्नशा इसी के प्रकार और कारण थे। ये आ जाता है इसीलिए मैंने इसे अलग से उठाया है। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है आपका कुसमायोजन। कुसमायोजन को इंग्लिश में बोलते हैं माल एडजस्टमेंट। ये क्या होता है? ये समायोजन के बिल्कुल विपरीत होता है। समायोजन का मतलब था एडजस्ट कर पाना, कुसमायोजन का मतलब है एडजस्ट ना कर पाना। जो बंदा एडजस्ट कर रहा है समायोजन, नहीं कर रहा है कुसमायोजन। क्लियर हो गया? अर्थ समझ लेते हैं अब। यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, नहीं को आप नोट कीजिएगा, तो वह कुसमायोजन को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति तनाव यानी टेंशन, चिंता, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन आदि का शिकार होकर असामान्य व्यवहार करने लगता है। जब वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो वो क्या होएगा? तनाव, टेंशन महसूस करेगा, प्रेशराइज होगा, फ्रस्ट्रेशन महसूस करेगा, चीजों के पीछे लड़ेगा। तो ये सारी चीजें किस में आ रही हैं? कुसमायोजन यानी खुद को एडजस्ट ना कर पाना अपनी आवश्यकताओं और परिस्थिति के अनुसार। क्लियर हो गया? इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा दी है गेट्स व अन्य ने, वही चीज इन्होंने बताई है। कुसमायोजन व्यक्ति और उसके असंतुलन का उल्लेख करता है। मतलब अगर वो कहीं पर एडजस्ट नहीं कर पा रहा, असंतुलन व्यवहार करता है, तो वो चीज किस में आ जाती है? हमारे कुसमायोजन में। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या होती है। जस्ट समायोजन के अपोजिट चीजें आपको रखनी है। अब देखिए वहां था मानसिक स्वास्थ्य, जो मानसिक रूप से कैसा था? स्वस्थ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अस्वस्थ। वहां थी सकारात्मक सोच, यहाँ क्या हो जाएगी? नकारात्मक सोच।
नेक्स्ट है बाधाओं को देखकर घबरा जाना। वो बाधाओं को देखकर घबरा नहीं रहे थे, वो वहां पर खुद को एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन ये क्या करेंगे, बाधाओं को देखकर घबरा जाएंगे। वहां आकांक्षा का उच्च स्तर था, यहाँ आकांक्षा की कमी हो जाएगी। सेम चीजें हैं, अगर वो चीज वहां पे आप यस में लिख रहे हैं तो यहाँ पर वो चीज नो में हो जाएगी। स्वयं की प्रशंसा स्वयं करना, वहां पर दूसरे भी कर सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं। अंधविश्वासों का शिकार होता है, पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं लेता, विद्यालय से भाग जाना, अनुशासन की कमी होती है। ये चीजें हमें किस में देखने को मिलती है, कुसमायोजन में। जैसे मान लीजिए क्लास है, उसमें कोई बच्चा है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, कुसमायोजन की श्रेणी में आएगा। आई होप आपको अर्थ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। आगे देखिए, अब देख लेते हैं कुसमायोजन के कारण क्या क्या होते हैं। देखिए कुछ भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है। बाह्य मैंने लिख दिया और आंतरिक भी लिख दिया। अब दोनों का मतलब समझते हैं। बाह्य में भौतिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, पैसों की समस्या, सामाजिक हो सकते हैं, समाज में कोई अच्छे से व्यवहार नहीं करता तो बच्चा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है खुद को, तो वो चीज। वर्तमान परिस्थिति हो सकती है, सिचुएशन हो सकती है। मान लीजिए आज आप यहाँ है, कल आप कहीं और होंगे, तो दोनों जगह का जो वातावरण है, एटमोसफेयर है, वो चेंज होगा, तो वहां पर उसकी स्थिति के अनुसार खुद को चेंज ना कर पाना। अन्य व्यक्ति भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपको सामने से आकर कुछ भी बोले जा रहा है, तो वो किस में आ जाता है, का वो बच्चा शिकार हो जाता है। तो ये चीजें आ जाती हैं आपके कुसमायोजन में। आंतरिक कारण क्या हो सकते हैं, मानसिक संघर्ष, किसी भी चीज की बच्चा टेंशन ले रहा हो, माइंड में कुछ ना कुछ सोच रहा हो, तो वो भी किसका कारण हो जाता है, हमारे कुसमायोजन का। नैतिक आदर्श हो सकते हैं, शारीरिक दोष हो सकते हैं, विरोधी इच्छाएं हो सकती है, असंगत आवश्यकताएं हो सकती है, तो कोई भी कारण हो सकता है। अगर हम कहीं पर खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ भी कारण हो सकते हैं। मानसिक, अगर आप किसी भी चीज को लेके परेशान हैं, किसी चीज को लेके फ्रस्ट्रेशन में हैं, तो ये सारी चीजें किसका कारण बनती है, माल एडजस्टमेंट का कारण बनती है। आई होप आपको ये डेफिनेशन और ये इसके कारण बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका समायोजन करने की युक्तियां, सुरक्षा युक्तियां। देखिए इनको बहुत अच्छे से समझिएगा, इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना 101% है, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन 101% बनता ही बनता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और हो सके तो प्लीज नोट डाउन भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इनको। पहले समझते हैं सुरक्षा युक्तियां होती क्या है। ये ऐसी युक्तियां होती हैं जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता और कमियों से मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, आपको टेंशन हो रही है, आप फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशराइज कर रहा है, इन चीजों को कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सुरक्षा युक्तियों का प्रयोग करते हैं। समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्तियों का सहारा लेता है वह दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड एंड अप्रत्यक्ष विधि यानी कि इनडायरेक्ट मेथड। इनको देख लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या होता है, तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति चेतन मन में अपनाता है। जैसे आप मान सकते हैं बाधाओं को दूर करना, आप किसी भी बाधाओं को दूर कर रहे हैं तो वो किस में आ जाते हैं, हमारे प्रत्यक्ष मेथड में आ जाते हैं। विश्लेषण, किसी चीज का आप एनालिसिस कर रहे हैं तो वो चीजें हमारी किस में आ जाती हैं, प्रत्यक्ष में आ जाती हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब देखते हैं हम, आई होप आपको प्रत्यक्ष विधि अच्छे से क्लियर हो गई है। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट मेथड। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप में अपनाता है। अचेतन जो होता है हमारा 90% तक होता है और चेतन बनता है हमारा 10% तक होता है। देखिए इससे पहले ना फ्राइड का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है वो जरूर देखिएगा, ताकि आपको वहां से चेतन अचेतन ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, इसके काफी सारे पॉइंट्स हैं और इन्हीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो फर्स्ट है आपका तर्क संगति। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारण और प्रतिक्रिया देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पेपर पास ना होने पर आप किसको दोष दे रहे हैं, अध्यापक को, कि उसने मेरा सिलेबस नहीं करवाया था, उसने हमें ढंग से पढ़ाया नहीं था। घर वालों को दोष दे सकते हैं कि घर वाले बोलते रहते थे जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हुई। तो ये सारी चीजें किसका कारण बन जाती हैं, तर्क संगति का। मतलब हम खुद को दोष नहीं दे रहे हैं कि हम खुद नहीं पढ़े, हम दूसरों को दोष दे रहे हैं कि उसने ऐसा किया इसीलिए हम पास नहीं हुए। तो ये चीजें किस में आ जाती है, तर्क संगति में। नेक्स्ट है आपका दमन। दमन क्या होता है, इसमें व्यक्ति की कष्टदायक यादें, विचार या भावनाएं जो होती हैं वो अचेतन मन में चली जाती हैं। मतलब एक किसी ना किसी रूप में वो उसकी माइंड में जो है एक
इमेज क्रिएट कर लेती है, जो उसकी पुरानी यादें होती हैं, जो भी जैसे कि आजकल जो होता है दिल टूट जाते हैं तो वो चीज़ें अपने अंदर स्टोर करके रखना, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो दमन के अकॉर्डिंग आ जाती है। नेक्स्ट है आपका शमन। दमन और शमन को अच्छे से समझिएगा, कंफ्यूज मत होना। जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वो फोर्सफुली उस इच्छा को क्या करता है, भुला देता है। कोई भी इच्छा हो सकती है, मान लीजिए आपको बाइक लेनी है लेकिन आप थोड़े से गरीब हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो वो क्या होता है कि आप सोचते हैं कि नहीं अभी ये चीज़ें ज़रूरी है, बाइक ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपके शमन में। मतलब आपने खुद को समझा लिया कि ये चीज़ अभी नहीं करनी है, तो वो आप उसको उस चीज़ को भूल जाते हैं, फोर्सफुली भूलते हैं, आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को भूलने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड शमन। अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति क्या होता है, इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों या असफलताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लड़कियों की हाइट क्या होती है, कम, मोस्टली लड़कियों की हाइट कम ही होती है, तो वो क्या करती है, उस स्थिति से निपटने के लिए क्या करती है, वो हील पहनना स्टार्ट कर देती है। मतलब वो एक चीज को दूसरे क्षेत्र से पूरा कर रही है, हील पहन के वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है, आपकी क्षतिपूर्ति में। मतलब कि किसी एक क्षेत्र की कमी को किसी दूसरे क्षेत्र की कमी से पूरा करना, दैट इज कॉल्ड क्षतिपूर्ति, यानी कि कंपेंशन। क्लियर हो गए। अब आगे देखिए, इसके बाद है आपका आत्मीकरण, यानी कि तदात्मीकरण, इसे बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या होता है, व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है। फॉर एग्जाम्पल, सलमान खान की बॉडी को देखकर लड़के क्या सोचते हैं कि हम भी इसकी तरह बॉडी बनाएंगे। मतलब वो उसके स्ट्रक्चर को खुद इमेजिन करें कि हम भी इसके जैसे दिखेंगे, खुद को उसकी तरह बनाने की कोशिश करते हैं। वो चीज आता है आपके आत्मीकरण में। नेक्स्ट है आपका प्रतिस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब व्यक्ति अपने संवेग, विचार और इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है। मतलब वो किसी के सामने अपने इमोशंस को बता नहीं पाता, अपने थॉट्स को बता नहीं पाता, अपनी इच्छाओं को नहीं रख पाता, तो वह किसी अन्य पर अपनी भावना अभिव्यक्त करके समायोजन स्थापित करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आपके पापा ऑफिस में थे, उनको डांट तो पड़ी उनके बॉस से, और उन्होंने गुस्सा किस पर उतारा, घर आकर बच्चों पर, अपने ही बच्चों पर। तो ये क्या, ऑफिस में डांट पड़ी, उतारा घर आके गुस्सा। तो ये जो स्थापन है, मतलब प्रतिस्थापन है, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है प्रतिगमन। प्रतिगमन क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को कोई तनाव यानी टेंशन होती है तो वह उससे बचने के लिए पास में चला जाता है। गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना या तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर देता है। किसी भी चीज का, मान लीजिए किसी को भी टेंशन है तो वो क्या करने स्टार्ट कर देता है, तोड़ फोड़ करना स्टार्ट कर देता है, किसी अपनी पास्ट की चीज को सोचकर टेंशन में। तो ये चीज किस में आती है, आपके प्रतिगमन में। आप में से भी होंगे बहुत सारे ऐसे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, अंतक्षेपण, इंट्रोजेक्शन जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है। जैसे घर वालों को दुखी देखकर खुद भी दुखी हो जाना, वही है किसी की प्रॉब्लम को खुद की प्रॉब्लम समझ लेना। बहुत से बच्चे ऐसे होते भी हैं जो खुद की, दूसरों की प्रॉब्लम को देख के खुद दुखी हो जाते हैं। बहुत सी, ये ज्यादातर भावनाएं लड़कियों में भी देखने को मिल जाती हैं। वो किसी को परेशान देखती हैं तो वो खुद भी दुखी हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है, आपके अंतःक्षेपण में। आगे देखिए, नेक्स्ट जो है आपका वो है उदातीकरण, यानी कि सब्लिमेशन। ये क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं, प्रेरणाओं की संतुष्टि जो होती है वो समाज के स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बताऊं, बचपन में कोई एक बहुत ज्यादा गुस्से वाला बच्चा था, वो बड़ा होकर क्या बन रहा है, बॉक्सर बन रहा है। तो ये किस में आ जाता है, आपके उदातीकरण यानी कि सब्लिमेशन में। आगे देखिए, आई होप आपको सुरक्षात्मक युक्तियां बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। जो ज्यादातर पूछी जाती है वो कुंठा पूछी जाती है, तो आप कुंठा को देख सकते हो, क्योंकि कुंठा के आपको मैंने प्रकार, कारण, सारी चीजें बता दी है। तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, आज मैंने आपको पढ़ाया
समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ये आपको मैंने कल करा दिया था। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब बचता है आपका अधिगम में आने वाली कठिनाइयां। तो आपको ये स्क्रीन पर शो हो रही होगी वीडियो, आपको इसको देख लेना है, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वही पूछा जाता है, डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, और इसकी ट्रिक मैंने इस वीडियो में जो आपको ऊपर शो हो रही है इसमें बहुत अच्छे से बताई हुई है। तो आप इस वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा। इस तरीके से आपकी जो थर्ड यूनिट है यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगर अभी तक आपने मेरी फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ यूनिट नहीं देखी, फिफ्थ यूनिट तो बल्कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, एनसीएफ 2005, एनईपी जो कि आपका न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, एनसीएफ 2009, इन तीनों को मैंने बहुत शॉर्ट वे में कवर किया है, जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। जब भी आप वीडियोस को देखें तो आप शॉर्ट नोट जरूर बनाएं, ताकि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपकी वहां से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। वहां पर सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल है, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपकी बहुत ज़्यादा उससे हेल्प हो जाए। आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं ताकि आप उसे लास्ट टाइम में रिविज़न कर सकें। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।